हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, फटाफट से आ जाइए और हम लोग अपने जो है यूपी के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग जो है इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो है यह क्लास जो है यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ इन सभी के लिए ये जो है क्लास आप लोगों के लिए हमने बनाई है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करेंगे। पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको क्लास को करने में और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वह है हम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में उसके बारे में बात करेंगे। बस आप लोग पेन और कॉपी लेके उसको नोट करते रहेगा, ठीक है? तो बिल्कुल आराम से चीज़ों को नोट करेंगे और फटाफट से अपनी हम इस बात को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे गढ़वाल वंश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे गढ़वाल वंश के बारे में। चलिए, किसके बारे में? तो गढ़वाल वंश के बारे में फटाफट से चलिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इस वंश का आदि पुरुष कौन था। गढ़वाल वंश के आदि पुरुष का नाम क्या है? यशो विग्रह। ध्यान रखिए, गढ़वाल वंश के आदि पुरुष का नाम क्या है? यशो विग्रह। इस वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। 1085 से लेके 1100 ईस्वी तक शासन किया था। राजधानी सबसे पहले बनारस थी, बाद में कन्नौज हो गई थी। ध्यान रखिए, गढ़वाल वंश की जो प्रारंभ में राजधानी थी वह थी जो है आप कह सकते हो बनारस, और बाद में कन्नौज हुई थी। और गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गोविंद चंद्र। ध्यान रखिए, गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र। और गढ़वाल वंश का अंतिम शासक का नाम क्या है? तो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक का नाम है हरिश्चंद्र। गढ़वाल राजवंश का जो उदय है वह मिर्जापुर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। फिर सुन लीजिए, हम जब बात करते हैं गढ़वाल वंश की, याद कर लीजिए, गढ़वाल वंश जब बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वंश का जो है आदि पुरुष कौन है? तो बेटा वो है यशो विग्रह। इस वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। और राजधानी की बात करें वाराणसी, बाद में कन्नौज। सर्वाधिक शक्तिशाली की शासक कौन सा है? तो गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। और इस वंश का अंतिम शासक का नाम है हरिश्चंद्र। गढ़वाल राजवंश के जब उदय की बात करते हैं तो मिर्जापुर पहाड़ी की क्षेत्र में इसका जो है उदय हुआ था। जल्दी से यहां तक की बातों को नोट कर लीजिए फटाफट से। गढ़वाल वंश के बारे में ये स्टार्टिंग कुछ बातें हैं जिसको आप लोग नोट करिए बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। गढ़वाल वंश का आदि पुरुष यशो विग्रह था, जो कलचुरियों के अधीन अधिकारी था, ठीक है? गढ़वाल वंश का संस्थापक चंदेव था और इसकी राजधानी क्या थी? बनारस थी। प्रतिहारों के पतन के पश्चात इसने राष्ट्रकूटों के चंगुल से कन्नौज को स्वतंत्र किया और राष्ट्रकूट वंशी सामंत गोपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। फिर सुन लीजिए, गढ़वाल वंश का आदि पुरुष कौन है? तो यशोवर्धन। कौन बेटा? तो यशो विग्रह। गढ़वाल वंश का आदि पुरुष कौन है? यशो विग्रह। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव। राजधानी क्या थी? बनारस। बाद में क्या हो गई थी? कन्नौज। प्रतिहारों के पतन के बाद इसने जो है राष्ट्रकूटों के चंगुल से कन्नौज को आजाद कराया और वहां पर राष्ट्रकूट वंशी सामंत गोपाल को पराजित कर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। नोट कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पे इस वाली स्लाइड में आपको जो नोट करना है वो नोट करना है आपको ये वाला पॉइंट। बाकी दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये वाला पॉइंट कि प्रतिहारों के पतन के पश्चात इसने राष्ट्रकूट के चंगुल से, किसने? अर्थात चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट के चंगल से कन्नौज को स्वतंत्र कराया और राष्ट्रकूट वंशी सामंत गोपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल वंश के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिलेख एवं दानपात्र। ये जो हैं गढ़वाल वंश के जानने के स्रोत हैं। कहाँ कहाँ पे अभिलेख हैं? तो चंद्रदेव का वाराणसी दानपात्र, गोविंद चंद्र का वाराणसी व लार अभिलेख, गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी का सारनाथ लेख। इन तीन लेख से, तीन अभिलेख से और तीन
जो है दानपात्र से मालूम पड़ता है किसके बारे में, गढ़वाल वंश के इतिहास के बारे में। गढ़वाल वंश के इतिहास के बारे में हमें चंदेव का बनारस का दानपात्र, गोविंद चंद का वाराणसी व लार अभिलेख और गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी का सारनाथ लेख से हमको जो है इसके बारे में पता लगता है। गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, गोविंद चंद। 1114 से लेके 1154 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया था। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने फिर कहा, फिर याद कर लीजिए, गढ़वाल वंश के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, अभिलेख और दानपात्र। चंदेव का बनारस दानपात्र और गोविंद चंद का वाराणसी व लार अभिलेख और गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी का सारनाथ लेख जो है वहां से हमको गढ़वाल वंश के इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। और गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गोविंद चंद। 1114 लेके 1154 ईस्वी तक उसने शासन किया है। अच्छा, गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख में उसके विषय में कहा गया है कि तुर्कों से वाराणसी की रक्षा करने के लिए वह हरि का अवतार था। कहाँ बोला गया, मतलब गोविंद चंद को हरि का अवतार, गोविंद चंद को हरि का अवतार कहाँ बताया गया है, ध्यान रखिए, कुमार देवी के सारनाथ लेख में गोविंद चंद को हरि का अवतार बताया है। क्यों बताया गया है, तुर्कों से बनारस की रक्षा करने के लिए। फिर सुन लीजिए, गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख में गोविंद चंद को कहा गया है कि उसने जो है तुर्कों से बनारस की रक्षा की है और इसीलिए जो है उसे वह हरि का अवतार था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, गोविंद चंद की उपाधि स्वयं विद्वान था तो विविध विद्या विचार वाचस्पति, विविध विद्या विचार वाचस्पति, यह गोविंद चंद की उपाधि थी। गोविंद चंद की रानी कुमार देवी बौद्ध धर्म की मतानुयायी थी। उसने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार का निर्माण कराया था। ध्यान रखिए, सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार का निर्माण किसने किया था, तो गोविंद चंद की की रानी कुमार देवी ने, क्योंकि यह बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, उनकी मतानुयायी थी और इसी ने जो है सारनाथ, जिसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन या मृगदाव है, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं 5 ब्राह्मणों को, वहीं पर मेरे बच्चे जो है सारनाथ में कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार का निर्माण किया था। बात समझे, आपसे पूछा जाएगा कि गोविंद चंद को हरि का अवतार था, यह किस अभिलेख में कहा गया है, तो गोविंद चंद्र हरि का अवतार था, यह कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में है। और गोविंद चंद्र को विविध विचार वाचस्पति की उपाधि धारण उसने की थी। ठीक है, और कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार जो है निर्माण कराया था सारनाथ में। यहाँ तक की बातों को अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोट करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। गोविंद चंद का उत्तराधिकारी विजय चंद्र हुआ और विजय चंद्र का उत्तराधिकारी जयचंद्र। ठीक है, 1170 से 1194 ईस्वी तक। जयचंद्र गढ़वाल वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। ध्यान रखिए, जो जयचंद है वह गढ़वाल वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। फिर सुन लीजिए, गोविंद चंद का उत्तराधिकारी कौन हुआ, विजय चंद्र, और विजय चंद्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ, जयचंद्र। कब से कब तक, 1170 से 1194 तक। और गढ़वाल वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था, तो गढ़वाल वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक जयचंद्र था। नोट कर लीजिए यहां तक की सभी बातों को, जल्दी से यहां तक की बातों को नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं बुंदेलखंड के चंदेल के बारे में। ठीक है, इस वंश का संस्थापक नन्नुक अर्थात चंद्रवर्मन 831 ईस्वी में। ठीक है, राजधानी धंगदेव द्वारा स्थापित है। किसने की थी, कहाँ पे, खुजराहो। पहले कौन सी थी, पहले कालिंजर थी, बाद में क्या होगी, खुजराहो हो गई। ये किसके सामंत थे, तो प्रतिहारों के, जो प्रतिहारों के सामंत थे ये। और चंदेल स्वतंत्र हुए यशोवर्मन के शासन काल में। क्या हुए, चंदेल जो है स्वतंत्र हुए। चंदेलों के प्रसिद्ध नगर महोबा, कालिंजर और खुजराहो थे। ठीक है, नोट कर लीजिए बुंदेलखंड के चंदेल। जब इनकी बात करते हैं तो संस्थापक कौन था,
चंदेल वर्मन 831 ईस्वी में इसने जो है चंदेल वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी थी वो क्या थी, खजुराहो, जो धंगदेव द्वारा स्थापित की गई थी। पहले कालिंजर थी, उसके बाद क्या हो गई तो खजुराहो हो गई। खजुराहो किसने तो धंगदेव ने स्थापित की थी, धंगदेव द्वारा स्थापित। सामंत किसने तो प्रतिहारों के ये सामंत थे। चंदेल संत हुए यशोवर्मन के शासनकाल में। चंदेलों के प्रसिद्ध नगर कौन कौन से थे, महोबा, कालिंजर और खजुराहो, ये क्या थे, चंदेलों के प्रसिद्ध नगर थे। नोट कर लीजिए फटाफट से यहां तक की बातों को, आप सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको काफी कुछ मालूम भी पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोबा राजधानी थी किसकी, यशोवर्मन की। ध्यान रखिए, महोबा किसकी राजधानी थी, यशोवर्मन की। 925 से लेके 950 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का, चंदेल वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक धंगदेव था। 950 से 1002 ईस्वी तक शासन किया था। खजुराहो का मंदिर बनाया था यशोवर्मन ने, विद्याधर, धंगदेव और मदन वर्मन आदि ने। तुर्क आक्रमणकारी के विरुद्ध जयपाल को सहायता दी थी किसने, धंगदेव और गणदेव ने। जल्दी से यहां तक की बातों को याद करिए, नोट करिए। महोबा राजधानी थी किसके शासनकाल में तो यशोवर्मन के शासनकाल में। टाइम पीरियड है 925 से लेकर 950 ईस्वी तक। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक धंगदेव था, 950 से 1002 ईस्वी तक। खजुराहो का मंदिर यशोवर्मन, विद्याधर, धंगदेव और मदन वर्मन आदि ने बनाया था। तुर्क आक्रमणकारी के विरुद्ध जयपाल को सहायता दी थी धंगदेव एवं गणदेव ने। जरा इतनी बातों को जल्दी से नोट कर लीजिए, यहां तक की बातों को फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वंश का अंतिम महान राजा परमर्दी परिमल कौन था, 1162 से लेकर 1203 ईस्वी तक, ठीक है। चंदेलों के राज्य को जेजाक भुत्ती कहा जाता है। जेजाक भुत्ती बुंदेलखंड का प्राचीन नाम भी है, ध्यान रखिए, जेजाक भुत्ती बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश के तीसरे शासक जयशक्ति ने अपने द्वारा शासित प्रदेश जेजा या जेजा का नामकरण अपने नाम पर जेजाक भुत्ती ठीक उसी प्रकार किया जिस प्रकार राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी का नामकरण किया गया था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बुंदेलों के नाम पर इसे बुंदेलखंड कहा गया। ध्यान रखिए, बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है मेरे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुत्ती है, ठीक है। और चंदेलों के राज्य को भी क्या कहा गया है तो जेजाक भुत्ती कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमार्दी देव 1162 से लेके 1203 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला है। इसे परिमल के नाम से, परमार्दी देव को परिमल के नाम से जानते हैं। परमार्दी देव के महोबा लेख में दशारणाधिपति कहा जाता है। परमार्दी देव के महोबा लेख में इसे इन्हें दशारणाधिपति कहा गया है। और परमार्दी देव और चाहमान शासक पृथ्वीराज स्थिति में संघर्ष हुआ 1182 ईस्वी में। कब हुआ है, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में परमार्दी देव के वीर सेनापति आला उदल वीरगति को प्राप्त हुए थे। जल्दी से नोट कर लो, फिर सुन लीजिए। परमार्दी देव 1162 से लेकर 1203 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। इन्हें परिमल के नाम से जानते हैं और इन्हीं के परमार्दी देव के महोबा लेख में इन्हें दशारणाधिपति कहा गया है। और परमार्दी देव के चाहमान शासक पृथ्वीराज स्थिति से संघर्ष होता है 1182 ईस्वी में। इसी में पृथ्वीराज जो है महोबा पर अधिकार करते हैं और इसी युद्ध में परमार्दी देव के जो सेनापति हैं आला और उदल वीरगति को प्राप्त होते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से यहां तक की बातों को नोट कर लीजिए मेरे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज के लौटने के पश्चात जब लौटते हैं महोबा से तो उसका द्वारा फिर से परमार्दी देव जो है महोबा पर अपना अधिकार कर लेता है। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर दिया। ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव को पराजित किया कब, 1203 में, और कालिंजर के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। कालिंजर दुर्ग में परमार्दी देव का देहांत हो गया और
उसका उत्तर है त्रैलोक्य वर्मन हुआ। ध्यान रखिए, परमार्दी वर्मन का उत्तराधिकारी कौन था? त्रैलोक्य वर्मन। 13वीं सदी तक चंदेल राज्य का अस्तित्व बना रहा और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने यहाँ सल्तनत अर्थात अपनी सल्तनत को स्थापित किया था। फिर सुन लीजिए, पृथ्वीराज के लौटने के पश्चात पवनदेव ने दोबारा महोबा पर अधिकार कर लिया और उसके बाद 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव को हराकर जो है कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने यहाँ पे सल्तनत की स्थापना की थी। नोट कर लो, या स्थापित की, अपनी सल्तनत स्थापित की। यहाँ तक की बातों को जल्दी से मेरे विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आरओ एआरओ और आपके जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे बनेंगे। तो नोट तो करना पड़ेगा, तभी जो है आपको आगे फायदा होगा मेंस में और आपके हर एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर तुर्क आक्रमण पे। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे करके मध्यकालीन भारत में अब प्रवेश करने वाले हैं। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार, कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया और इन आक्रमण में वर्तमान उत्तर प्रदेश से भूभाग पर उसने कुल 3 आक्रमण किए। ध्यान रखिए, 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक टोटल 17 आक्रमण किए हैं। 17 में से 3 आक्रमण का जो संबंध है वह हमारे उत्तर प्रदेश से है। 17 आक्रमण किए पूरे भारत में, लेकिन जो 3 आक्रमण हैं वह हम पढ़ेंगे क्योंकि उसका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए कि भैया कितने किए आक्रमण। तो सर हेनरी इलियट के अनुसार 1000 से लेके 1027 तक 17 आक्रमण, और इन 17 आक्रमण में 3 आक्रमण का संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से? 12वां जो आक्रमण करता है कब? 1018 ईस्वी में उसने किया मथुरा पर आक्रमण। किसने किया है आक्रमण मथुरा पर? बताइए किसने? तो गजनवी ने जो है मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा में सीधी बात है गया है तो कहाँ गया है? मंदिर को लूटा है। बाद में उसने वृंदावन का किला और अनेक मंदिर लूटे। मथुरा से महमूद कन्नौज की ओर बढ़ा, जहाँ पे प्रतिहार वंश का राजा राज्यपाल शासन कर रहा था। ध्यान रखिए, 1112वां आक्रमण जो है वह 1018 ईस्वी में करता है, मथुरा पर करता है, वहां के मंदिर को लूटता है और उसके बाद कन्नौज बढ़ता है। कन्नौज में प्रतिहार वंश का राजा जो है कौन? राज्यपाल शासन कर रहा है। और ये इतना जो है महमूद के आगमन का समाचार पाते ही वहां से भाग खड़ा हुआ और बिना युद्ध किए ही कन्नौज पर महमूद का अधिकार हो गया। समझे? 12वां आक्रमण होता है कहाँ पे? मथुरा में। मथुरा को लूट के और वो जो है आगे बढ़ता है कन्नौज, वहां पे जो है राज्यपाल जो है शासन कर रहा है कन्नौज में, लेकिन इसका नाम सुनता है और भाग जाता है। तो और उसके बाद जो है महमूद गजनवी का जो है कन्नौज पर अपना अधिकार होता है। उसके बाद आता है 13वां आक्रमण जो होता है 1019 ईस्वी में। राज्यपाल के बिना युद्ध किए भाग जाने के कारण जो उत्तरी भारत के राजपूत जो थे वो गुस्सा होते हैं कि तुम राजपूत थे तुम भाग गए, तो गुस्सा होते हैं। उसके बाद बुंदेलखंड के चंदेल राजा विद्याधर के नेतृत्व में एक संघ बनाया और राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार डाला। तो क्या हुआ भाई? सीधी बात है, जब राज्यपाल भागता है तो वो क्या है? राजपूत है, फिर होता है। तो वहां के जो है बुंदेलखंड जो चंदेल राजा थे वह जो है उन्हें गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो वो बनाते हैं एक संघ, और संघ बना के जो है किसको मार देते हैं? राज्यपाल को फिनिश कर देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं। इन राजाओं के संघर्ष को तोड़ने के लिए महमूद ने 1000, अभी जो संघ जो बना है इसको तोड़ने के लिए 1019 में कालिंजर पर 13वां आक्रमण किया। चंदेल राजा रात्रि के समय रणक्षेत्र से भाग खड़ा हुआ और महमूद को बिना युद्ध किए विजय प्राप्त हो गई। देखा आप ना, बिना लड़े ये भाग गए और बिना कुछ किए उसको जो है जीत गया वो बेचारा। क्या मतलब? दुष्ट आया था, आक्रमणकारी आया था, यहाँ के लोग लड़े नहीं, ये भाई साहब भाग गए और जीत गया। यही होता है। लोग कहते हैं ना कि मोहम्मद गजनी आया, आपने देखा राज्यपाल भाग गया, फिर भाई साहब ये रात्रि चंदेल राजा रात्रि के समय ये भाई साहब भाग गए, बंदा जीत गया, बंदा आ गया। खैर छोड़िए। 15वां आक्रमण कब करता है भाई साहब? 1022 में करते हैं ये। और महमूद ने 15वां आक्रमण 1022 ईस्वी में ग्वालियर तथा कालिंजर पर किया। ग्वालियर के सुदृढ़ किले पर
महमूद अधिकार ना कर सका। ग्वालियर का किला आज बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, नहीं कर सका। वहां के कछवाहा राजा कीर्तिराज से संधि कर कालिंजर की उड़ा और काफी देर तक उसने जो है कालिंजर के आसपास अपना घेरा डाला। जैसा जानते हो कि पहले जो है महल के बाहर जो है लोग डालते थे घेरा, ये आए थे वैसा डाला घेरा। और वहां के चंदे राजा विद्याधर से संधि कर ली। राजा ने कर के रूप में 300 हाथी महमूद गजनवी को देना स्वीकार किया। महमूद ने विद्याधर को 15 किले भी इनाम के रूप में दिए और उसके बाद दोबारा वो गजनवी चला गया। तो आपने देखा कि जो है हमारे यूपी में 12, 13 और 15वां आक्रमण किया। 12 आप देखोगे तो उसने जो है 15वां आक्रमण किया है और 13वां किया है और 12वां किया है, जिसमें 12वां और 13वां तो उस समय के राजा लोग लड़े ही नहीं और भाग खड़े हुए। तभी ये जो है दुष्ट जो है हमारे देश को, मंदिरों को लूट ले गया, क्योंकि लड़े ही नहीं। अब वो कितना डीपली है वो आप जाओगे तो आप इतिहास आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप पढ़ लोगे, वो अलग विषय है। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको यूपी जी के, यूपी स्पेशल, तो हम आपको यूपी के संदर्भ बता रहे हैं। ध्यान रखिए यूपी में कितने आक्रमण किए हैं गजनवी ने? 3, 12वां, 13वां और 15वां। 12वां 18 में, 13वां 15 में, 13वां जो है 19 में और जो है 15वां जो है 22 में आक्रमण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ठीक है चलिए, तो अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग उत्तर यूपी के जो है मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अब गजनवी का आक्रमण हो चुका है। तो अब हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में आएंगे और वहाँ पे दिल्ली सल्तनत के आगे तक बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग उसको नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो बाकी बातें अब कल करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।